आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बीबीए बिजनेस फाइनेंस का सेकंड पार्ट। इससे पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने फाइनेंस की मीनिंग समझी, स्कोप समझे, इम्पोर्टेंस समझे और साथ में ये भी समझा कि फाइनेंस का कितना बड़ा रोल है बिज़नेस को रन करने के लिए। आज हम लोग सीखेंगे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एंड थोड़ा सा न्यूमेरिकल में भी जाएंगे और हम लोग सीखेंगे टाइम वैल्यू मनी। ठीक है, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का थोड़ा सा बेसिक हम लोग ने पहले भी लिया हुआ था। ठीक है, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मतलब is the capability of the firm in producing maximum output with the limited input, or it use minimum input for producing stated output. It is termed as the foremost objective of the company. तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मतलब ये होता है कि कंपनी कम से कम कैपिटल से ज़्यादा कैसे प्रॉफिट कमा ले। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमने कॉस्टिंग कोई गुड्स को प्रोड्यूस किया, उसकी कॉस्टिंग कम से कम आए, तो कॉस्टिंग कम आएगी तभी तो हम प्रॉफिट ज़्यादा कमा पाएंगे। कॉमन सेंस है ना भाई। प्रॉफिट कमाना है हमें ज़्यादा, तो हमें क्या करना होगा। एग्जाम्पल के तौर पे चलो ये मार्कर पकड़ लें। अगर ये मार्कर को हमें अच्छे प्रॉफिट में बेचना है, अब इसका मार्केट का रेट तो ओपन है, ये तो 20 रुपये में बिकने वाला है, यानी 20 से 25 रुपये में आप नहीं बेच पाओगे, आपको दिक्कत हो जाएगी। प्रॉफिट मैक्सिमाइज इस तरीके से करने में आपको मुश्किल होगी कि ये 20 रुपये का है, 20 रुपये का मार्केट में रेट है और इसको मैं 25 का बेचूँ तो मुझे प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगा मेरा। ये तरीका ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगा, क्योंकि मार्केट में अगर किसी चीज़ के रेट ओपन है तब आप उससे तो नहीं खेल सकते हो। यानी कि जो मैक्सिमम प्राइस है, यानी कि जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, उससे तो आप नहीं खेल पाओगे। अब आप क्या करना पड़ेगा आपको, जिससे कि प्रॉफिट आपका मैक्सिमाइज हो जाए। भाई दूसरा तरीका ये है कि समझो पहले ये पेन की कॉस्टिंग 18 रुपीज़ पड़ रही थी और मार्केट में ये 20 रुपये में बिक रहा था। ठीक है, 2 रुपये में प्रॉफिट हो रहा था। अब आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है तो आप कोशिश क्या करोगे, इसकी कॉस्टिंग कितने की हो जाए, 15 रुपये में हो जाए, 16 रुपये में हो जाए, जिससे कि हमें मार्जिन ज़्यादा मिल जाए। तो ये यहीं पर सेम चीज़ जो मैंने आपको अभी समझाई है, ये आपके थोड़ी टेक्निकल लैंग्वेज में लिखी हुई है। इट हैज़ बीन ट्रेडिशनली रिकमेंडेड दैट एपरेंट मोटिव ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज टू अर्न प्रॉफिट। हाँ, ये बात सच है। ये बात सच है कि अगर हम ट्रेडिशनल में जाएंगे, यानी पहले, तो मकसद तो सिर्फ यही रहता था कि किसी भी तरीके से हमें प्रॉफिट कमाना है। तो क्या अब ये मकसद नहीं है? अब ये मकसद नहीं है, अभी भी है, लेकिन मॉडर्न बिजनेस में ये हो गया कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज के साथ में हमें वेल्थ को भी बढ़ाना है, हमें बिजनेस को फैलाना है। हम चाहते हैं कि हमारा मल्टीनेशनल लेवल पे बिजनेस हो। हम क्या चाहते हैं, हमारा मल्टीनेशनल लेवल पे बिजनेस हो, हमारे जो स्टॉक हैं, हमारी जो मार्केट वैल्यू है, हमारी जो गुडविल है, वो भी बढ़े। यानी कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज के साथ में जो मॉडर्न थिंकिंग आ गई है बिजनेस की, प्रॉफिट मैक्सिमाइज के साथ में वेल्थ मैक्सिमाइजेशन भी होना चाहिए। ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बाद आपका है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो क्या फ़र्क है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो आपके रेवेन्यू पर है कि आपने जितना सेल किया उतना प्रॉफिट कमा लिया, उतना प्रॉफिट आपने मैक्सिमम कर लिया। कॉस्टिंग का कम करके ज़्यादा सेल करके आउटपुट ज़्यादा किया, ज़्यादा सेल की और आपने प्रॉफिट ज़्यादा कमाया। ठीक है, आपने कोशिश की। लेकिन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में, एज आई टोल्ड यू बिफोर, कि प्रॉफिट के साथ में हमें अपना स्टॉक भी बढ़ाना है, हमें अपनी मार्केट की वैल्यू भी बढ़ानी है, हमें अपनी गुडविल भी बढ़ानी है, हमें क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट भी बढ़ाना है। समझो बात को, हमें ब्रांड बनाना है। हमें क्या बनाना है, ब्रांड बनाना है। ठीक है, गुडविल बनानी है, सर्विसेज अच्छी रखनी है, स्टॉक बढ़ाना है। ठीक है, बिज़नेस की प्रॉपर्टीज़ बढ़ानी है, बिज़नेस के प्लांट्स बढ़ाने हैं, अलग अलग ब्रांचेस
अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग शहर में ओपन करनी है, तभी तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो पाएगा, तभी तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो पाएगा. सो इट इज़ versatile goal for the company and highly recommended criterion for evaluating the performance of a business organization. This help the firm to increase their share in the market, attain leadership बनती है, बढ़ती वेल्थ मैक्सिमाइजेशन से. जैसे टाटा, बिरला, रिलायंस, इनका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सिर्फ मोटो नहीं है. सोसाइटी में, कंट्री में, वर्ल्ड में इनको लीडर बनना है इनको, ठीक है ना. एंड मेंटेन कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन. देखो आजकल मार्केटिंग का ट्रेंड कैसा है, कंज्यूमर फोकस ज़्यादा रहता है कि हमारे पास इतनी अच्छी सर्विस है, हमारा इतना अच्छा प्रोडक्ट है, आपकी चॉइस, आपके अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं. अगर आप एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग का फंडा देखो आजकल के टाइम पर, मॉडर्न टाइम पर, कंज्यूमर ओरिएंटेड होता है, ठीक है. तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मतलब आई होप आप लोगों को ठीक से समझ में आ गया होगा, ठीक है. सो इट हैज़ बीन यूनिवर्सली एक्सेप्टेड फॉर द फंडामेंटल गोल of the business enterprise is to increase the wealth of its shareholder, and they are owner of the undertaking, and they buy the shares of the company with expectation that it will give maximum रिटर्न और सम स्मार्ट रिटर्न, ठीक है. तो हमारा अगर वेल्थ यानी कंपनी का वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होगा तो डेफिनेटली शेयर होल्डर भी ट्रस्ट करेंगे, पब्लिक जो पैसा लगाती है वो भी ट्रस्ट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है. तो जो भी चीज़ें यहाँ पर बुक लैंग्वेज में लिखी हुई है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है. तो डिफरेंस बिटवीन क्या हो सकता है, बेसिस ऑफ द कंपैरिजन है कॉन्सेप्ट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ए कंसेप्ट इज टू अर्न लार्ज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, एंड द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का जो मोटो है, ऑब्जेक्टिव है, द अल्टीमेट गोल ऑफ द कंसर्न इज टू इम्प्रूव द मार्केट वैल्यू ऑफ इट्स शेयर की वैल्यू बढ़ानी है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करके. हमारी जो कंपनी है अगर उसकी गुडविल बहुत अच्छी है, उसके अलग अलग ब्रांचेस हैं, तो जो उसके शेयर की वैल्यू है वो भी बढ़ जाएगी. इज इट क्लियर, ठीक है ना. तो मोटो समझ में आ गया कॉन्सेप्ट. अब किस पर बेस है, अचीविंग शॉर्ट टर्म. देखो इसका ये कितना बड़ा है स्कोप. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन शॉर्ट टर्म के लिए हुआ. जो ट्रेडिशनल वे के बिजनेस थे, जो ट्रेडिशनल तरीके से बिजनेस करते और आज भी हैं पुराने शहर या छोटे शहरों में, आज भी ट्रेडिशनल तरीके से बिजनेस करते हैं लोग कि शॉर्ट टर्म सोचना है, हमें प्रॉफिट मिल गया मैक्सिमम, इस साल हमने अच्छा कमा लिया, फिर अगले साल कोशिश करके कॉस्टिंग हमने कम की और पैसे कमा लिए. मार्केट में क्या वैल्यू है, हमारी गुडविल कितनी, हमारा ब्रांड है कि नहीं है, उस पर हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. छोटे शहरों में ऐसे ही होता है या छोटे बिजनेस में ऐसे ही होता है. लेकिन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में अचीविंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, गुडविल बनानी है, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स है. आज अगर हम 5 साल अच्छा बिजनेस करेंगे, कंज्यूमर को अच्छी सर्विस देंगे, तो आगे चल के यानी 4-5 साल तो आपको देना ही पड़ेगा अगर आपका नया बिजनेस है, अगर गुडविल बनानी है तो उसके बाद आगे आपको प्रॉफिट होता है. कंज्यूमर आप पर ट्रस्ट करेंगे, शेयर होल्डर, इन्वेस्टर, बैंक आपके ऊपर ट्रस्ट करेगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोन देगी, ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन्वेस्टमेंट मिलेगा और बड़े लेवल का बिजनेस जाएगा. बिजनेस मतलब लॉन्ग टर्म का मतलब क्या हुआ कि बड़े लेवल में बिजनेस आपका ग्रो करेगा, ठीक है. कंसिडरेशन ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी. भाई प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में रिस्क तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से रिस्क नहीं है, शॉर्ट टर्म में रिस्क नहीं है, लेकिन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में रिस्क ज़्यादा है. रिस्क इसमें भी है लेकिन कम है, उसमें ज़्यादा है. उसमें क्यों ज़्यादा है, जैसे कि मैंने कहा कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए आपको लॉन्ग टर्म चलना है, आपको शॉर्ट टर्म प्रॉफिट नहीं सोचना है. आपको कम से कम रेट में आप गुड्स बेचने की कोशिश करोगे, फ़िलहाल प्रॉफिट कम रखोगे जिससे गुडविल बन जाए, अलग अलग शहरों में सर्विस दोगे, ब्रांचेस ओपन करोगे, बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट करोगे, तो बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट करोगे तो रिस्क भी तो ज़्यादा है. जितना बड़ा इन्वेस्टमेंट रहेगा रिस्क भी उतना ही ज़्यादा रहेगा. एडवांटेज क्या हो सकते हैं, तो
तो ईयरली इसमें एडवांटेज हो सकता है और इसमें बड़े मार्केट के लिए एडवांटेज हो सकता है इसका। और रिकॉग्निशन टाइम पैटर्न ऑफ रिटर्न्स, तो टाइम पैटर्न यानी कि आगे फ्यूचर के लिए उसमें रिटर्न मिलेगा नहीं, लेकिन इसमें फ्यूचर यानी गुडविल बनेगी तो आगे आने वाले सालों के लिए आपको रिटर्न मिलेगा और बेनिफिट होगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। ठीक है, तो नीचे भी डिफरेंस बिटवीन है, ये भी पढ़ लेना। ठीक है, सो क्या कंक्लूज़न निकला फाइनली? हमें ये निकला, देखो इसमें ऑथर ने कैसे लिखा है, देयर इज़ ऑलवेज ए कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। हमेशा कॉन्ट्रडिक्शन है। वी कैन नॉट से दैट विच वन इज़ बेटर, बट वी कैन डिस्कस विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर ए कंपनी। तो कंपनी के लिए ज़रूरी क्या है, देखो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। फ़िलहाल कुछ ऐसी सिचुएशन है कि कंपनी के पास फंडिंग कम है, कंपनी के पास लिमिटेशंस हैं, तो कंपनी क्या सोचेगी, यार चलो पहले प्रॉफिट तो कमा ही लो, कम से कम रिटर्न तो मिले, कंपनी सर्वाइव तो करे, रन तो करे, अभी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पे ना जाओ। तो ये डिपेंड करता है क्या सिचुएशन हमारे पास है। और इसी के अपोजिट हमारे पास अच्छा इन्वेस्टमेंट है, फंडिंग भी अच्छी थी, पैसा अच्छा रखा हुआ है, तब हम वहाँ पे उस सिचुएशन पे किस वे में जा सकते हैं, हम लोग वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए जा सकते हैं। चलो यार कस्टमर को अच्छी सर्विस दो, अच्छे लेवल पे मार्केटिंग करो, चलो पैसा इन्वेस्ट करो, हमें आगे प्रॉफिट मिलेगा, हमारे पास इनफ इन्वेस्टमेंट या इनफ पैसा है हमारे पास, तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन तब हम लोग जा सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है, अब डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में ही जाना है, या ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए ही जाना है। ये डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है, सिचुएशन क्या मांग रही है बिज़नेस में। बिज़नेस में आपको बहुत रेशनलाइज होना पड़ता है, रेशनलाइज होना पड़ता है। रेशनलाइज मतलब डिसीज़न जो है आपके वो चेंज करते रहना है, डिपेंड ऑन सिचुएशन। जैसी सिचुएशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग आपको डिसीज़न बदलते रहने हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा ओवर हो गया। अब नेक्स्ट आपका जो मैंने कहा था कि न्यूमेरिकल बेस पर है, कैलकुलेशन बेस पर है, सो ये है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड टर्मिनल वैल्यूज़। ठीक है, सो टाइम वैल्यू मनी का कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है, टाइम वैल्यू मनी का कॉन्सेप्ट ये है कि मनी टाइम के हिसाब से वक्त के साथ में क्या मनी को हम बढ़ा सकते हैं, क्या मनी के वैल्यू को बढ़ा सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं ऐसा। आपके पास 1 लाख रुपए है, ठीक है, राइट नाउ यू आर ओनिंग 1 लाख रुपीज़। अब आपका जो बिज़नेस है ये उस तरीके से नहीं है कि आप डायरेक्ट तौर पे बिज़नेस को करो, डायरेक्ट तौर पे प्रॉफिट कमाओ। आपका बिज़नेस नहीं करना है, आपको एक्टिव ओनर नहीं बनना है, ठीक है, या एंटरप्रेन्योर नहीं बनना है एक्टिव। तो अब आपको पैसा भी बढ़ाना है तो पैसा ख़त्म हो जाएगा, रख के पैसा ख़त्म हो जाएगा। क्या करोगे आप फिर? आप उस 1 लाख रुपए को कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, शेयर खरीद सकते हो, या फिर किसी को लोन भी दे सकते हो। माना कि सोचो कि आपने लोन दिया 1 लाख रुपए का, ठीक है, कुछ आपने इंटरेस्ट आपने फिक्स कर लिए, तो क्या आपकी मनी बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी, आपको उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, तो जो 1 लाख रुपए है उसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो यही है आपका टाइम वैल्यू मनी, ठीक है। सो अब टाइम वैल्यू मनी को हम कैसे कैलकुलेट करें, हमें कैसे पता चलेगा कि 1 लाख रुपए हमारे 2 साल बाद कितना हो जाएगा? क्या 1 लाख रुपए 1,05,000 हो जाएंगे? क्या 1 लाख रुपए 1,10,000 रुपए हो जाएंगे? तो ये डिपेंड करता है कितने टाइम के लिए आपने लोन दिया है, एज वेल एज कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए दिया है। ये 2 मेन फैक्टर है। आपने 1 साल के लिए लिया है कि 2 साल के लिए दिया है कि 3 साल के लिए दिया है, उस हिसाब से पैसा बढ़ के आपको मिलेगा। एज वेल एज रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 5% है, 3% है, 12% है, ये डिपेंड करता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। सो यू हैव सम टर्मिनोलॉजी टू कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू मतलब अमाउंट। हम लोग क्लास में अगर ICSE के बच्चे हैं
तो क्लास 8th और 9th में हमने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा हुआ है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, अमाउंट इज इक्वल टू पी इन ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100, और ब्रैकेट के ऊपर पावर जो लगाते हैं वो नंबर ऑफ ईयर की पावर देते हैं फॉर्मूले में, उसका मैं लेक्चर दूंगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर अमाउंट की जगह, यहाँ पर अमाउंट की जगह हम लोग बोल रहे हैं फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी। अमाउंट मतलब कितना पैसा बाद में मेरा बन जाएगा, 2 साल बाद, 3 साल बाद, उस अमाउंट को हम फ्यूचर वैल्यू भी तो कह सकते हैं। उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है हमारा, उससे हमें कोई फ़र्क पड़ रहा है क्या, हम फ्यूचर वैल्यू बोले या अमाउंट बोले, ठीक है। अलग अलग बुक में अलग अलग हिसाब से दिया रहता है। तो अगर मैं इसलिए बार बार ये कर रहा हूँ, लिंक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्योंकि आपने 9th और 8th में किया हुआ है चैप्टर, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार कि फ्यूचर वैल्यू नथिंग बट इट इज़ व्हाट, अमाउंट। व्हाट इज़ पीवी, पीवी मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी। आपने 1 लाख रुपए था, आपने लोन कितना दिया था, 1 लाख रुपए का, वो प्रेजेंट वैल्यू मतलब प्रिंसिपल। अगर आपको याद हो क्या, प्रिंसिपल, हम लोग प्रिंसिपल बोलते थे, है ना, 8th और 9th में, आईसीएसई के बच्चे खासकर। और आई इंटरेस्ट, आई कह लो या फिर आर कह लो, रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कहना वो कह लो। देन एन इज द नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स पर ईयर, कि 2 साल के लिए है कि 3 साल के लिए है, ठीक है। एंड टी इज द नंबर ऑफ ईयर्स, तो ये कंपाउंडिंग पीरियड है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बोला जाए कि आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, कंपाउंडेड एनुअली या फिर कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ये दोनों में फ़र्क हो जाता है। तो ये जो एन है ना, दैट इज़ नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स पर ईयर है। अब ये डिपेंड करता है क्वार्टरली है, कंपाउंडेड जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या है, कंपाउंडेड ईयरली है, या कंपाउंडेड सेमी एनुअली है मतलब हाफ ईयरली है, या एनुअली मतलब ईयरली हुआ, ठीक है। या फिर क्वार्टरली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर हाफ ईयरली है मतलब 1 साल में कितने होते हैं, 2 ये होते हैं, 2 पीरियड हो जाएंगे। अगर हाफ ईयरली है तो 1 साल कैसे बनेगा, हाफ ईयर, तो इनटू दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको बोला जाए 2 ईयर्स के लिए आपने पैसा दिया, कितने साल के लिए पैसा दिया, 2 ईयर्स के लिए, और आपको बोला गया है कि हाफ ईयरली, क्या बोला गया है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना। हाफ ईयरली मतलब साल में कितने हाफ आते हैं, 2 हाफ आएंगे, 1 साल में 2 हाफ आएंगे, तो 2 × 2 4 हो जाएगा। फिर 4 टाइम जुड़ गया, 6 महीना 6 महीने 6 महीने 6 महीने, 4 बार 6 महीने हो गए, तो जो पावर होगी फॉर्मूले में वो 4 हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला है ये, ठीक है। याद करो हम लोग ऐसे लिखते थे, अमाउंट इज इक्वल टू P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। तो इसमें भी यही लिखना है, फ्यूचर वैल्यू FV इज इक्वल टू PV मतलब प्रिंसिपल वैल्यू, स्पेलिंग सही कर लेना, डबल N है, स्पेलिंग एनुअली की सही कर लेना। देखो ठीक है, ये फॉर्मूला हमने क्लास 8 9 में पढ़ा था, अमाउंट इज इक्वल टू, तो भाई वही तो है, सेम चीज़ तो है। हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू PV प्रेजेंट वैल्यू इन ब्रैकेट 1 प्लस R की जगह तुम्हारे बुक में I डिनोट कर दिया है, I अपॉन 100, ठीक है, I अपॉन 100। तो यहाँ पे n लिखा है तो n मतलब वो 100 ही होगा, आप रेट ऑफ इंटरेस्ट 100 से लेकर चलो, और इन ब्रैकेट n इंटू टी, n इंटू टी मतलब जैसे मैंने कहा ना, अगर 2 साल है और हाफ ईयरली है तो 2 साल है और कंपाउंडेड क्या है, हाफ ईयरली है, तो 2 × 2 4 हो जाएगा, हाफ 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 हाफ, तब जाके 2 साल बनेगा। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। और यहाँ पर फिर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आधा हो जाएगा, तो यहाँ पे डिवाइड बाई n कर देना तुम, ठीक है। इस तरीके से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
तो क्यों ना हम लोग नए तरीके से ही फॉर्मूलेस को याद कर लेते हैं। तो चलो, तो ये फॉर्मूला याद कर लेना। एफ इज इक्वल टू पी वी इन ब्रैकेट 1 प्लस आई अपॉन एन और पावर n क्रॉस n मल्टीप्लाई टी। आई बात समझ में? आ गई। तो फॉर्मूला अच्छे से लिख लेना, और तो ये उसी के मीनिंग दी गई है जो मैंने बता दिया है। ठीक है, तो ये है कंपाउंड की कहानी कि कंपाउंड में किस तरीके से, देखो ग्राफ, कंपाउंड में किस तरीके से मनी आपकी बढ़ती जा रही है, मनी आपकी बढ़ती जा रही है, आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ता जा रहा है। इज इट? देखो इस तरीके से जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, देखो ये टाइम है ना, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है इसी तरह मनी भी, देखो पहले इतना था, फिर इतना स्लॉट बढ़ गया, क्यों एक्स्ट्रा इतना बढ़ गया? क्यों? क्योंकि तुमने इंटरेस्ट कमा लिया। तुमने क्या कमा लिया? इंटरेस्ट कमा लिया। अब इतना अमाउंट हो गया, पैसे तुम्हारे इतने हो गए, फिर अगले साल और एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिल गया, अब पैसे इतने हो गए, फिर अगले साल और इंटरेस्ट मिल गया तुम्हें, अब पैसे इतने हो गए तुम्हारे। ठीक है, तो इस तरीके से कंपाउंडिंग वाले मेथड में पैसे आपके, मनी आपकी बढ़ती जाएगी। हर बच्चा देखो अलग अलग होता है। अगर यही लेक्चर में हर एक को बोलते ना एक लाठी से सबको ये कर दिया, तो ये तरीका मुझे लगता है गलत होगा। इसीलिए ये लेक्चर लेने के बाद, ठीक है, आपने समझा, आपने कोशिश की, मैंने समझाने की कोशिश की, लेकिन 2 वे कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो जितना भी मैंने पढ़ाया है, ये मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको मार्किंग करनी है और फिर पर्सनली मुझसे आपको डाउट पूछने हैं। तो हमेशा याद रखो कि सीखना है तो बहुत अच्छे से सीखना है, जिससे कि आगे फ्यूचर में आप काबिल बनो, है ना। काबिल बनना बहुत ज़रूरी है, उधर एक्सेलेंसी, एक्सेलेंट होना किसी भी फील्ड में एक्सेलेंट होना बहुत ज़रूरी है। आप देखो, ये डिपेंड करता है आप किस सिचुएशन पे हो, कब कहाँ पर हो, आप कब कहाँ पर हो। हम जब स्कूल में थे वहाँ पर हमने बेस्ट देने की कोशिश की, हम जब 11th-12th में आए हमने वहाँ पे बेस्ट। तो हमारी प्रायोरिटीज़ को समझा करो कि आप लाइफ के किस मोड़ पे हो, उस वक्त आपकी प्रायोरिटी क्या है। तो अभी आप जैसे एजुकेशन फील्ड में हो, है ना, आप एजुकेशन ले रहे हो ना, तो आपकी प्रायोरिटी क्या होगी कि एजुकेशन सेक्टर में आपको बेस्ट देना है, आपको बहुत बेहतर बनना है और मैक्सिमम सीखने की कोशिश करना है।